तो आज हम लोगों को पढ़ना है और वो टूट गई। कल हम लोगों ने हज अकबर पढ़ा था ना। आज सालेहा आबिद हुसैन की तहरीर पढ़नी है और वो टूट गई। ठीक है ना, मगर वो टूट गई। तो आप लोगों के पास बुक तो है नहीं, चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। सालेहा आबिद हुसैन का असली नाम मिस्दाक फातिमा था। वो ख्वाजा गुलामुस सकलैन की साहबजादी और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की बीवी थीं। वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान में पानीपत में पैदा हुईं, यानी पानीपत की रहने वाली थीं। लिखने पढ़ने का शौक़ उन्हें बचपन ही से था। मशहूर मुसन्निफ़, फ़लसफ़ी और माहिर तालीम डॉक्टर आबिद हुसैन से शादी के बाद उनके तसनीफ़ व तालीफ़ के शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा हुआ, लेकिन उनमें उनकी बुनियादी हैसियत नावल नवेस और अफसाना निगार की है। सालेहा आबिद हुसैन अपने कलम के ज़रिए तहरीक आज़ादी में शरीक रहीं। उन्होंने अपने नावलों, अफसानों और ड्रामों के ज़रिए इंसानी और तहज़ीबी कदरों को आम किया और औरतों के मसाइल और समाजी खराबियों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई। हुकूमत हिंद ने उनको पद्मश्री का एजाज़ अता किया। कई सूबाई अकादमियों ने भी उन्हें इनाम दिए। उनके नावलों में अज़रा, आतिश खामोश, कतरे से गोहर होने तक, यादों के चिराग और अपनी अपनी सलीब ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। अफसानों के चारों मजमूए भी शाये हुए। ये इनके बारे में, यानी इस जो हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं, आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, जो मजमून, उसकी राइटर सालेहा आबिद हुसैन के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी। अब वो आर्टिकल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि दूर किसी घंटे ने 2 बजाए। उसके वसी बेडरूम के हाथी दांत के लैंप में नीला ज़ेरो बल्ब रोशन था, जिसकी ठंडी रोशनी में हर चीज़ बेजान सी नज़र आ रही थी। सिंगार मेज़ पर सजी सैकड़ों शीशियाँ, बोतलें, ब्रश वगैरह वगैरह। डबल बेड का कीमती बिस्तर और नीला नाइट गून, छत पर लटका छोटा सा ब्लूरें झाड़, हर चीज़ उसका मुंह चिढ़ा रही थी। बराबर के कमरे में बच्चे अपनी आया के साथ आराम कर रहे थे। दूसरे नौकर अपने अपने क्वार्टर्स में महवे ख्वाब होंगे। हाँ, सिर्फ उसकी आंखों से नींद गायब थी। 2 बज चुके, न वो आए न नींद आई। जिस तरह वो रूठे रूठे हैं, उसी तरह नींद भी रूठ गई है। वो डबल बेड के दूसरे हिस्से पर लौट लगाकर आ गई और उनके तकिए पर सर रख दिया। आंखों में आंसू का एक सैलाब सा उमड़ आया, जो उनके गालों पर लुढ़कते, कनपट्टियों पर से फैलते नर्म तकिए पर में जज्ब होते रहे। सामने दीवार पर उन दोनों की कद आदम रंगीन तस्वीर आवेज़ा थी। उनकी शादी की तस्वीर। उसके चेहरे पर शर्मीली और मसरूर मुस्कुराहट है और उनकी आंखों में इश्तियाक है, शरारत है और तजस्सुस भी। गोया कि ये नक्शा खींच रही हैं कि औरत या खातून उस वक्त जो अपने बेड में तन्हाई के साथ लेटी हुई है, तो गोया कि उसका अनबन चल रहा है अपने हस्बैंड के साथ, अपने शौहर के साथ। तो किस तरह से वो लेटी हुई है, लेकिन उसके शौहर नाराज़ हैं, जिसकी वजह से वो अजीब सी कैफियत में मुब्तला है। और चूँकि कमरे में एक उनके शादी की तस्वीर लगी हुई है, उस तस्वीर को भी देख करके उसके दिल में ख्यालात आ रहे हैं और उस तस्वीर की क्या कैफियत है उसको बयान किया। शादी शादी शादी, शादी या बर्बादी। कितनी बर्बादियां उसने अपने चारों तरफ देखनी थीं। अम्मा की ज़िंदगी, भाभी का अंजाम, उसकी प्यारी सहेली मनोरमा की खुदकुशी, उसकी टीचर की तनहा उदास ज़िंदगी। 2-4 नहीं, 20 नाकाम शादियों को उसने देखा था। यानी जिसकी कहानी बयान की जा रही है, उस औरत ने अपने सामने बहुत सारी ऐसी औरतों की कहानियाँ देखी थी जिनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी थीं, या शादी की वजह से जिन्हें बर्बादियाँ ही बर्बादियाँ नसीब हुई थीं। ये शादी बर्बादी क्यों बन जाती है? औरतें तो मर्दों ही को इल्ज़ाम देती हैं, मगर क्या उनका कसूर
नहीं, कुछ नहीं होता। क्या यह हकीकत नहीं कि शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब और मसरूर बनाना औरत का काम है? निभाने की जिम्मेदारी मर्द से ज़्यादा औरत पर आती है। यानी अक्सर औरतें ये सोचती हैं कि शादी जो ख़राब होती है वो मर्दों की वजह से है और मर्द ही उसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन राइटर सालेहा आबिद हुसैन कह रही हैं कि क्या औरतों की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती? सवाल उठा रही हैं। क्या घर को खुशहाल बनाना, घर को हंसता एक पुरअमन बनाना, पुरसुकून बनाना, यह औरतों की जिम्मेदारी नहीं है? अगर वो चाहे तो अगर वो चाहे तो क्या निभा नहीं हो सकता? उसने अगर कभी शादी की तो? नहीं नहीं नहीं, वो लरज उठती, जाने क्या अंजाम हो। वो अभी शादी नहीं करेगी, एमए करने के बाद फिर सोचेगी। लेकिन इधर उधर की ज़िंदगियां देख कर वो बहुत ज़्यादा हसास बल्कि शक्की हो गई थी। क्या हर्ज है अगर वो शादी न करे और तालीम पाए, डिग्रियां ले, अच्छी सी नौकरी करे, अपना घर बनाए? मगर ये नाकाम ज़िंदगियां, ये जुदाइयां, ये तलाक़ें, उसमें मर्द से ज़्यादा औरत का कसूर है शायद। वो चाहे तो वो सुहारना सीखे, घर बनाना या बिगाड़ना औरत के हाथ में है। भाभी का मिजाज खुदा की पनाह, बाजी की खुददारी और आन बान शौहर से मुकाबले। मनोरमा हद से ज़्यादा हसास न होती और इतनी बेजुबान तो शायद खुशकुशी की नौबत ना आती। मतलब ये गोया कि एक उज़्र तलाश कर रही है और बता रही है कि किस तरह से इसके आस पास में जो औरतों की शादियां टूटी हैं उसके बारे में बता रही हैं कि भाभी की जो शादी टूटी वो किस वजह से, कि भाभी इतनी तुनुक मिजाज थी। इसी तरह से बताया कि मनोरमा की जो शादी टूटी उसमें भी मनोरमा की ही गलती नज़र आती है, और इसकी बाजी की जो शादी टूटी उसमें भी बाजी की गलती निकाला कि वो अपने शौहर से मुकाबला करती थी। अम्मा इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थीं। ख़ानदान और बाजी को उमर पर एतराज़ था। भाई साहब खुल्लम खुल्ला कहते थे कि मिजाज का बहुत तेज़ है। अलबत्ता अब्बा मियाँ कहते ज़हीन है, आला तालीम याफ्ता है, इतनी पोजीशन है, दर्जा ओहदा क्या न था उनके पास। और फिर ये मुस्कान, खामखा लोग मुखालफत करते हैं। 15-17 बरस का फ़र्क है, क्या हुआ? मर्द की उम्र में फ़र्क होना ही चाहिए। लड़की जल्दी मैच्योर हो जाती है। मिजाज सभी मर्दों का तेज़ होता है। औरत अगर मिजाज शनास हो तो अम्मा, बाजी, भाभी, मनोरमा, शांति, इन सब की ज़िंदगियाँ उसकी नज़र में हैं। सबकी कमज़ोरियाँ भी वो जानती है। उसका अज़्म था कि वह उनका दिल जीतेगी, उनके लिए नागुज़ीर बन जाएगी, उसके मिजाज को सुहारेगी, उसे खुश रखेगी। मैं निबाह करना जानती हूँ, निबाह करके दिखाऊंगी। और सबको हथियार डालने पड़े और उनकी बन गई। बताया कि जितनी शादियाँ टूटी हैं वो सब शादियाँ टूटने के पीछे कहीं न कहीं गलतियाँ औरतों की हैं। लेकिन इसने इरादा किया, जिसकी कहानी लिखी जा रही है, कि मैं हमेशा से निबाह करने की कोशिश करूँगी, कभी अपने हस्बैंड से लड़ूंगी नहीं, कभी झगड़ूंगी नहीं, और कभी कोई नाराज़गी भी हुई तो उसको अपना मना लूँगी और उसको अपने फेवर में कर लूँगी, और कभी भी ऐसी नौबत नहीं आने दूँगी कि शादी टूटे। एक के बाद दूसरी बेटी हुई तो उस रोशन ख्याल आला तालीम याफ्ता मर्द के चेहरे पर नागवारी के बल पड़ गए। अब शादी जो टूटने की वजह रही उसको बयान कर रही है कि दूसरी बेटी हुई, पहली भी बेटी पैदा हुई थी और दूसरी जो पैदा हुई वो भी बेटी पैदा हुई। जैसे ये उसके अख्तियार की बात थी। बच्चियों ने जाना ही नहीं कि बाप की मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है। खालाएँ, फूफियाँ, महल्ले पड़ोस वाले जिन बच्चों के भोले चेहरे और प्यारी बातों पर जान देते, मामू चचा जिनसे इतनी मोहब्बत करते, वो डैडी की सूरत को तरसती रहीं और माँ की मोहब्बत से महरूम। यानी जो बेटियां पैदा हुई इसके घर में दो, तो मोहल्ले के सारे लोग इसके मामा, यानी उन बच्चियों के मामा और दीगर रिश्तेदार बहुत ज़्यादा उन बच्चों से मोहब्बत करते थे, दोनों बच्चियों से। लेकिन माँ बाप में उसकी वजह से लड़ाई होती कि सिर्फ बेटी ही क्यों हुई, दूसरी भी बेटी ही क्यों पैदा हुई, तुम्हारी बेटा क्यों नहीं हुआ।
इसकी वजह से क्या रहती दोनों के बीच में? लड़ाई रहती। मगर उसे तो निवाह करना था, लेकिन औरत को तो कैसे भी घर बचा करके रखना था। इसके लिए उसने ओ सहा, जिसका एतराफ़ वो खुद अपनी ज़ात से भी करना नहीं चाहती थी। इसकी वजह से वो बहुत सह सह करके दब दब करके रहती थी। सारा ख़ानदान ये समझता था कि शौहर उसे बेहद चाहता है, आँख से ओझल नहीं होने देता, हज़ारों में खेलती है, हर ज़रूरत और ख्वाहिश पूरी होती है, हर ऐशो आराम में असर है। ऐसी खुशकिस्मत लड़कियां कम होती हैं। खुशकिस्मत यानी शौहर उसको सताता था, ताने देता था, तरह तरह से परेशान करता था, लेकिन वो खातून, ये जो लड़की थी जिसकी दूसरी बेटी भी पैदा हुई थी, वो तमाम बातों को सह करके खामोश रहती थी। और जब खामोश रहती थी तो मोहल्ले के लोगों को ये भ्रम था, या ये मोहल्ले के लोगों को ऐसा लगता था कि ये बहुत सुकून से रहती है, ये बहुत ज़्यादा आराम से रहती है, हज़ारों में खेलती है, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है और बहुत खुशकिस्मत है। हाँ, उसने सबको यही एहसास दिलाया था। वो जलते दाग, वो टपकते ज़ख़म, वो मजरूह खुददारी, अपनाइयत का वो मजबूर एहसास किसने देखा? कौन देख सकता था जिसको 15 साल से सुहार रही थी? उसकी आंखों से जलते आंसुओं की बारिश हो रही थी। लेकिन लोग तो ये सोचते थे, लेकिन असल हालत क्या थी वो वही जानती थी कि रात दिन उसको किस तरह से करना पड़ता था, किस तरह से आंसू टपकाती थी, किस तरह से वो बातों का जख्म लिए हुए जिंदा थी। उसने, इस आली ख़ानदान, तालीम याफ्ता, खुददार लड़की ने क्या क्या नहीं सहा। रात रात भर टांगें दबाईं, दिन भर खाने पकाए, अपने हाथ से खिलाए। जब शो जब शूशु पैदा हुआ तो कुछ अरसे मजाजी खुदा ने बेटे के की माँ बन जाने के बाद उसका ख्याल किया। वो कद्र और इज्जत जो कुछ अरसे बाद फिर खाक में मिल गई। 4 बजे की आवाज़ पर वो चौंक पड़ी। खिड़की में से चांद की किरणें शीशे पर धुंधला सी गई थी। वह अब तक नहीं आया, और अब ये कौन सी नई बात है? कब से यह आग सीने में भड़क रही है और इन शोलों को बुझाने और दबाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। अब क्या हुआ कि एक रात बैठ करके इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मामूल था शौहर नामदार का, और डेली 4 बज गए अभी तक नहीं आए। तो कहा कि ये आज का कोई मामूल नहीं है, आज की कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये तो इनका मामूल है, वो कभी टाइम से आते ही नहीं। तो चंद दिन के भैया के पास चली जाऊं, चंद दिन को भैया के पास चली जाऊं। हाँ जाओ ना, तुम्हें किसी से मोहब्बत ही नहीं है? एक दिन बात होने लगी, शौहर से पूछा कि चंद दिन के लिए भैया के पास चली जाऊं? तो शौहर ने क्या कहा, हाँ जाओ जाओ, तुम्हें किसी से लगाव ही नहीं है। पहली बार उसने ये जुमला सुना तो हैरान रह गई। मुंह से निकला, क्या सचमुच चली जाऊं? और क्या स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं? शौहर पूछ रहा है कि क्या स्टाम्प पेपर पर लिख के दूं? और तुम मेरे बगैर? बीवी पूछ रही कि तुम मेरे बगैर रह लोगे? शौहर ने क्या कहा, मैं खूब रह लूँगा तुम्हारे बगैर। तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी हो चुकी है, उसको मोहब्बत दो, दूसरे बच्चों को संभालो, मेरा पीछा छोड़ो। क्या कहा शौहर ने कि अच्छे से रह लूँगा, तुम्हारी लड़की बहुत बड़ी हो गई है, उसी को मोहब्बत दो, बच्चों को संभालो, मेरा पीछा छोड़ दो। और गुमसुम हैरान उसका मुंह तकती रही। वह ऐसा बेनियाज बेताल्लुक बैठा रहा जैसे कोई बात ही ना हो। यानी औरत ये सब सुन करके उसको एक तरह से धक्का लगा था। वो उसका मुंह देखती रह गई। दूर कहीं से मुअज्जिन की आवाज़ बुलंद हुई। उसने बैठकर सर ढक लिया। खिड़की में से फटनी पोकी हल्की दुधिया रोशनी पर उसकी नज़रें जम गईं। उषा, उसकी ज़िंदगी में अब उषा की कोई किरण चमकेगी क्या? वो लड़की उससे ज़्यादा हसीन नहीं हो सकती। कल उसने उनसे साफ साफ बात करने का तहैया कर लिया था, लेकिन एक जुमला सुनकर ही उन्होंने उसकी बात काट दी थी। तुमने जो सुना सब ठीक है, मगर तुम कौन होती हो ऐतराज़ करने वाली? वो तो मेरी जान के साथ है, तुम चाहो तो छोड़ सकती हो। नहीं नहीं नहीं, हिस्टेरिक अंदाज से उसके मुंह से चीखें निकलने लगीं। नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसी आती जाती औरतें मेरी जगह नहीं ले सकती। आपके बच्चे बेटियां हैं, बेटा है,
तुम्हें पैसे की कमी ना होगी, जितना चाहोगी मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसे की नहीं, आपकी ज़रूरत है, बच्चों को बाप की ज़रूरत है। बके जा। और ये कहते वो बाहर निकल गए। ये गोया की पूरी कहानी बता रही है कि जिस वक्त वो इजाज़त मांगी तो उस वक्त क्या क्या बातें हुई और किस वजह से ये तलाक हुआ, ये पूरी बात गोया की बता रही है। अब सूरज निकल आया था, आयाएँ बच्चों को तैयार कर रही थीं। ननद की आवाज़ गूंज रही थी। उसकी मुलाजमा 2 बार नाश्ता का तकाजा करने आ चुकी थी, मगर वह उसी तरह नाइट गाउन में मुसहरी पर बैठी थी और सोचे जा रही थी। नहीं, ये शादी टूट नहीं सकती। मैं मैं सब सहारूंगी, सब कुछ झेलूंगी, मगर उसे छोड़ूंगी नहीं। औरत की ज़िंदगी में सख्त वक्त भी आते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो पछताएंगे और वो लड़की वो खुद उन्हें छोड़ देगी। मेरी जगह कौन ले सकता है? बेगम साहब, आपके नाम का ख़त। मुलाजमा ने एक बड़ा सा लिफाफा उसके कांपते हाथों में दे दिया। जाने क्या है, उसका दिल लरज रहा था। बड़ी देर बाद उसने लिफाफा चाक किया। आह, तो टूट गई। तलाकनामा उसके हाथ से फर्श पर गिर पड़ा और वो फटी फटी आंखों से दीवार को तके जा रही थी और एक जुमला बड़बड़ाती जाती थी, मगर वो टूट गई, टूट गई, टूट गई। तो इसमें बताया कि किस तरह से एक खातून जिसने ये पूरा अपने आप से अहद किया था और भरोसा किया था कि वो सब कुछ बर्दाश्त करेगी और कभी भी वो मुंह नहीं लगाएगी, किसी बात का जवाब नहीं देगी, हर बात बर्दाश्त करके रहेगी, लेकिन फिर भी उसके साथ गलत हुआ, उसका तलाक हुआ। इसी पर बेस्ड ये कहानी है और इसमें बताया गया है कि हमेशा गलती एक तरफ की हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस औरत ने देखा था कि उसके आस पड़ोस में उसकी बहन, उसकी भाभी मनोरमा और कौन कौन टीचर, किस किस की शादियां टूटी थीं, सबकी उसने देखा था। उसने सोचा था कि वो सब कुछ बर्दाश्त करके रहेगी, लेकिन फिर भी उसकी शादी टूटी और उसका सहना किसी तरह से काम नहीं आया। तो यहीं इस सबक में बताया गया है। फिर कल हम लोग एक नया लेसन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।